माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। मैं इंजीनियर दीपा एक बार फिर से एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आपके साथ जुड़ गई हूं। तो गाइस, एक चीज मैं पहले बता दूं, ये वैकेंसी जो मैं बता रही हूं आपको दिख रहा है पीछे, ये किसकी वैकेंसी है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो भी गया होगा। ओपीटीसीएल की है, ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो आपको पता है, इसने दो टाइप की वैकेंसीज निकाली हैं, एक हमारे डिप्लोमा वालों के लिए, एक हमारे आईटीआई वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए मैं सारी डिटेल वीडियो अलग से बना के दे चुकी हूं, और अब यहां पर बात आती है आईटीआई वालों की। यहां पर आईटीआई वालों के लिए कुछ अलग से मांगा हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो सेपरेटली बना रही हूं। तो भैया पूरी डिटेल देखना, बिना डिटेल देखे गए तो पिटाई होगी। चलिए, कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है पहले मैं बता दूं भाई, आईटीआई वालों के लिए, और आईटीआई वालों के लिए किस नाम से है, जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनी, यानी कि जेएमओटी की पोस्ट इसको बोला जाता है। कहीं पर आईटीआई वालों के लिए ये बोल देते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3, कहीं पर टेक्नीशियन ग्रेड 2 बोल देते हैं, टेक्नीशियन बोल देते हैं कई बारी। तो ये अलग अलग नाम से आ जाती है। सेम ऐसे यहाँ पर हमारी जूनियर मेंटेनर भी बोलते हैं कई लोग, या मेंटेनर एंड ऑपरेटर ट्रेनी। कितनी वैकेंसी आई है, मेन पॉइंट्स पर आएंगे, कौन कौन एलिजिबल है, जिससे ये डिसाइड हो जाए। टोटल 100 पोस्ट हैं बच्चे। टोटल कितनी, 100। इस 100 में से याद रखना 33 तो फीमेल ले जाओ भाई, 33 वुमेन्स के लिए है, 30 एसटी की, 13 एससी की, और 7 जो है एससी बीसी की, और 50 पूरी की पूरी जनरल की। उस 50 में से 17 जो है वो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स की है। तो इस तरीके से टोटल 100 वैकेंसीज आपके लिए निकल कर आई। भैया तुम्हें कितनी चाहिए, एक। 100 नौकरियां थोड़ी करोगे एक बार में, एक ही तो करोगे। तो ये मत देखा करो कि ये मैडम कम है। फिर इसके बाद कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की, एक्स सर्विसमैन की दी हुई है उसी में। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारी मेन पॉइंट आता है कि मैडम जी सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, और मैडम जी कब से फॉर्म भरेंगे, और एजुकेशन क्या मांगी है, एज क्या मांगी है। ये कुछ 8-10 सवाल आते हैं बच्चों के दिमाग में, सारे बता दूं। सबसे पहले अगर मैं पे स्केल की ही बात कर लूं बच्चे, तो यहां पर पे स्केल जो है वो डिवाइड किया गया है। 1 साल की, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 17,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ। 1 साल की ट्रेनिंग है, याद रखिएगा। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद जो आपका डेजिग्नेशन है ना, वो ही चेंज हो जाता है, और वो डेजिग्नेशन आ जाता है असिस्टेंट टेक्नीशियन का। और उस टाइम पे आपकी बेसिक पे जो है वो 25,600 रहती है। और भैया इसमें बढ़िया अलाउंसेस मिलते हैं, और पे स्केल बहुत ही अच्छा बन जाता है। डीए, एचआरए आपके ये 53 से 55% तो आपके ये अलाउंसेस ही आ जाते हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया आपकी सैलरी हाथ में आ जाती है। या तो आपको रहने के लिए क्वार्टर देंगे, क्वार्टर नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए आपको रेंट भी मतलब वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर ना एक चीज और, मैंने इससे पहले डिप्लोमा वालों को इंफॉर्मेशन दी थी, तो बच्चे सोचे कि मैम ये प्रोहिबिशन पीरियड दिया हुआ है 1 साल का। तो बच्चों को लग रहा था कि मैम ये हमारी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, 1 साल के बाद निकाल देंगे। बच्चे नहीं, प्रोहिबिशन पीरियड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपको निकाल दिया जाएगा 1 साल के बाद। 1 साल की तो आपकी ट्रेनिंग है, उसके बाद 1 साल का प्रोहिबिशन पीरियड। 1 साल का प्रोहिबिशन पीरियड का मतलब ये होता है कि वहां पर ना उस 1 साल में आपके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा नजर रखी जाएगी, मतलब आपकी परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर आई कैन से कि चेक किया जाता है। फिर उसके बाद अब आपको 1 साल के बाद वो परमानेंट का टैग मिल जाता है, परमानेंट एम्प्लॉय, बस, और कुछ वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ 1 साल के बाद निकाल देंगे, तो डोंट वरी, पूरी गवर्नमेंट जॉब है ये। अच्छा, मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर क्या 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी आपको। पैसे पता चल गए कितने मिलने हैं, सैलरी हो गई। अब बात आती है कि मैम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मांगा क्या है। एक तो भाई आपका एचएससी पास 10th होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका कहता है कि एनसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका एनसी से हो, या फिर एससीटीई हो, कोई भी हो चलेगा।
लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। जनरल वालों के लिए एससी एसटी हो तो 50% भी चलेगा। अब बात आई कि मैम हायर एजुकेशन, देखो उसने क्या बोला, कैंडिडेट हैज टू फुलफिल ओनली द मिनिमम क्वालिफिकेशन। भैया सिर्फ उसको 10वीं और आईटीआई चाहिए तुम्हारी, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई हायर एजुकेशन है तो आप अलाउड नहीं है, उसने लिखा है नॉट अलाउड। और दूसरा सबसे बड़ी बात उसने क्या कहा है कि हायर एजुकेशन ऐसी जो कि आपके वर्क नेचर से रिलेट ना करती हो तो आप अलाउड नहीं है। हाँ, इसके बाद जो मैंने कहा था ना, इस वैकेंसी क्यों मैंने इसको डिप्लोमा वालों से अलग बनाया, वो इसीलिए क्योंकि आईटीआई वालों से ये एक स्पेशल डिमांड है वर्कमैन परमिट की। ये क्या होता है मैडम, ये कहां से मिलेगा? देखो वर्कमैन परमिट की बात करूं तो अगर भाई जो आईटीआई किए हैं और खासकर जो उड़ीसा से हैं उनके पास होगा, नहीं तो उन्हें पता भी होगा। घबराना नहीं है, बच्चे सोचते हैं कि मैम ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है हम नहीं भर सकते, ये वो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, इसमें क्या होता है कि ये वर्कमैन परमिट जो है वो आपका कहां से बनता है, ईएलबीओ से। ईएलबीओ इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड ऑफ उड़ीसा से आपका बनवाया जाता है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी आप बनवा सकते हो। बनने में कोई लंबा चौड़ा बहुत लंबा वक्त नहीं लगता, 15 से 16 दिन, 16 वर्किंग दिन लगते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई होता है ये, आप सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड ऑफ उड़ीसा की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद जैसे गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद आपको जैसे अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के कुछ दिनों के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक स्किल टेस्ट देने के लिए जाना पड़ता है, ड्राइविंग टेस्ट देने। तो ऐसे यहाँ पर जब आप अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के एक हफ्ते के बाद ना लगभग बता रही हूँ अप्रोक्सीमेट एक वीक के बाद, 7-8 दिन के बाद आपको वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट यानी 10वीं आईटीआई के सर्टिफिकेट्स ये सब लेके, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब लेके जाना पड़ता है। वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर उसी के भी एक हफ्ते के बाद, इसलिए बोला टोटल 15-20 दिन का वक्त लगता है, तो उसके एक हफ्ते के बाद ये आपका वर्कमैन परमिट बन के आ जाता है। बस अगर नहीं है ना, अभी आप सोचें कि मैम 15-20 दिन इसमें दे देंगे तो फॉर्म कब भरें, भैया ये जो आपको चेक होगा ना, ये आपका डीवी के टाइम पे चेक होगा, तो आप इसको बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। और इसमें ये भी याद रखना, आईटीआई की हुई है ना तो कोई एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। और जब आप चेक करोगे ना तो आपको ना ये आपके सर्टिफिकेट पे ये मिल जाएगा, लाइनमैन एमवी का परमिट मिल जाएगा, बस यही उनको चाहिए। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, ये उन्होंने मांगा। एज की अगर बात करूं तो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और 32 से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए 1/5/2025 तक। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए। यहाँ पर उसने बोला एससी एसटी एससी बीसी तीनों के लिए 5-5 साल की, वुमेन्स के लिए भी 5 साल की है, और फिर 10 साल की पीडब्ल्यूडी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो रिलैक्सेशन मिलेंगी ना सभी को नहीं मिलेंगी, ये भैया स्टेट की वैकेंसी है तो स्टेट वालों को के लिए है ये ज्यादातर। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आ जाऊं यहाँ पर कि मैम हम अलाउड हैं या नहीं, ऑल अदर स्टेट्स अलाउड हैं या नहीं। तो बच्चे इसमें ना उसने साफ साफ लिखा है कि भाई आपका ना क्या होना चाहिए, आप ये देखो इधर आओ, ये लिख रहा है कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, और साथ ही साथ रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्रिक्वेंटली एंड मस्ट हैव, मतलब आपको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। और कौन सी आपकी उड़िया लैंग्वेज, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली एकदम फ्लो में। और साथ ही साथ आपके पास 10th का मिडिल स्कूल में उड़िया लैंग्वेज का आपके पास सब्जेक्ट होने का प्रूफ भी होना चाहिए। तो यहां से उसने ऐसे नहीं बोला कि हाँ उड़ीसा के ही कैंडिडेट, सिर्फ बोल रहे कि इंडिया के सिटीजन, लेकिन साथ साथ भैया उड़िया लैंग्वेज की दिक्कत लगा दी है, तो फिर वही बच्चे होंगे ना जो उड़ीसा में रह रहे होंगे, हर जगह उड़िया थोड़ी पढ़ाई जाती है। तो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट उसने बोल दिया कि ये उड़िया के लिए ही है, उड़ीसा के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर 2 स्टेज है, सीबीटी होगा और स्किल टेस्ट। ठीक है, सीबीटी और स्किल टेस्ट। सीबीटी जो है वो 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। और यहाँ पर